नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पुराने सहचर्यवाद के दूसरे भाग के बारे में। दूसरे भाग में हम लोग जो बात करने वाले हैं दूसरे जो थिंकर हैं, जो मैंने पहले वीडियो में आपको जो 4 थिंकर के नाम बताए थे उसमें से हम लोगों ने एक कवर कर लिया था पहले पार्ट में, डेविड हार्टले के व्यू पॉइंट को, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो थे। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे थिंकर जो थॉमस ब्राउन थे उनके बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे जॉन मिल और जॉन स्टीवर्ट मिल, इन दोनों के बारे में नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बात करेंगे। अभी हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे थॉमस ब्राउन की विचारधारा के बारे में कि क्या उनका एसोसिएशन से तात्पर्य था। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बात और, जिस प्रकार से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये क्या हैं, ग्रीक फिलोसफर्स हैं और अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, या यूँ कह लो सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ठीक इसी प्रकार से जो आज हम थॉमस ब्राउन की बात करेंगे ना, थॉमस ब्राउन एक स्कॉटिश सहचरवादी थे। ठीक है, और इनके गुरु थे डगलस स्टीवर्ट और उनके गुरु थे थॉमस रीड। इन तीनों को मिलके स्कॉटिश एसोसिएशनिज्म बनता है। ठीक है, और हम लोगों ने जो डेविड हार्टले की बात की, तो डेविड हार्टले कौन थे? डेविड हार्टले ब्रिटिश एसोसिएशनिस्ट थे। ठीक है, और ये जो एसोसिएशनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसके पहले ना हम लोगों को एक बार और पढ़ लेना था एम्पिरिसिज्म के बारे में। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, जो स्कॉटिश खास करके स्कॉटिश एसोसिएशनिज्म है, वो उन लोगों ने विरोध किया था जो है एम्पिरिसिस्ट, जो फिलोसफर या थिंकर्स थे, उनकी जो विचारधारा थी। खास करके डेविड ह्यूम ने जो संदेहवाद का सिद्धांत दिया था उसका विरोध किया गया थॉमस रीड के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, थॉमस रीड, डगलस स्टीवर्ट प्लस थॉमस ब्राउन। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि क्या था। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि डेविड ह्यूम का संदेहवाद क्या था। डेविड ह्यूम का संदेहवाद ये था कि इनका मानना था कि जो माइंड के पास जो एनर्जी है ना, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति जो है उस एनर्जी के माध्यम से अपने माइंड की प्रक्रियाओं को ही समझ सकता है, उसकी जांच कर सकता है, उसको परख सकता है। ठीक है, और उसके पास ऐसी एबिलिटी या एनर्जी नहीं होती है, यानी कि माइंड के पास ऐसी एनर्जी नहीं होती जिसके माध्यम से वो दूसरों के विचारों को या जो दूसरी वस्तु जिसका एग्जिस्टेंस है एक्चुअली में, उसको समझने परखने की एबिलिटी नहीं होती है माइंड के पास। इसका खंडन करते हुए थॉमस रीड ने बताया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जो है, जो हमारे माइंड के पास ऐसी पावर होती है जिसके माध्यम से हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को, अपने माइंड के प्रोसेसेस को, इन सबको समझते हैं। इसके साथ ही साथ हम दूसरे व्यक्ति के माइंड की प्रोसेसेस को, मानसिक प्रक्रियाओं को और जो भी वस्तु जिनका एग्जिस्टेंस है उनके अस्तित्व को की जांच, उनके अस्तित्व की जांच कर पाते हैं। ठीक है, उनको परख पाते हैं। ठीक है, यानी कि एसोसिएशन बना पाते हैं। किसकी मदद से? जो हमारी माइंड पावर्स है ना, माइंड पावर्स के बेस पे हम एसोसिएशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। अगर इस तरह से, अगर इसकी हम इस तरह से डिफिनीशन ना दें या इस तरह से डिफाइन ना करें इस चीज़ को, तो किसी बुक में नहीं आप जान पाओगे कि एक्चुअली में ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि बुक में ना पता नहीं कि ऐसा दे रखा है कि ढेर सारी चीज़ें लिख रखी हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि एसोसिएशनिज्म में अगर इन लोगों को रखा गया तो क्यों रखा गया। कहीं पर भी इन्होंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया एसोसिएशन एक उसका। तो एसोसिएशन मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है कि जो माइंड की पावर्स है, माइंड की एनर्जी है, उसकी वजह से माइंड के प्रोसेसेस को समझ पाते हैं। यानी कि जो माइंड्स की पावर है वो कनेक्ट हो जाती है माइंड के प्रोसेस से, तब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी विचार के बारे में जान पाते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो थॉमस रीड ने बताया कि भैया देखो, हमारे माइंड के पास जो है अपने प्लस दूसरे और प्लस एग्जिस्टेंशियल जो भी ऑब्जेक्ट है उसको समझने की पावर होती है। ठीक है, तो थॉमस रीड की जो विचारधारा है उसको इन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं उसमें लिपिबद्ध किया था। तो इनकी 2 बुक्स बहुत फेमस हैं, कभी कभी हालांकि एग्ज़ाम में वगैरह में आ जाता है। तो वो बुक्स के नाम आप
वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, वहाँ से देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग नोट डाउन कर ले, बुक्स का नाम इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश जो एसोसिएशनिज़म है उससे अलग है, स्कॉटिश एसोसिएशनिज़म से रिलेटेड है, और स्कॉटिश एसोसिएशनिज़म की शुरुआत जो है थॉमस रीड से होती है। तो थॉमस रीड ने जो पहली बुक लिखी थी 1764 में लिखी थी। इनकी बुक का नाम था इनइक्वालिटी इनटू द ह्यूमन माइंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन सेंस, यानी कॉमन सेंस की इन्होंने बात की थी माइंड के, ठीक है। उसमें ये बुक लिख रखी है इन्होंने 1764 में। फिर से एक बार बुक का नाम नोट कर लें, इंक्वायरी इनटू द ह्यूमन माइंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन सेंस। और दूसरी इनकी जो बुक थी वो थोड़ा सा ज़्यादा फेमस थी। वो बुक जो पब्लिश हुई थी वो 1785 में पब्लिश हुई थी, ऐसे ऑन द इंटेलेक्चुअल पावर्स ऑफ माइंड, यानी कि इंटेलेक्चुअल पावर्स ऑफ माइंड। अब देखो इन्होंने जो माइंड की पावर्स हैं ना, माइंड की पावर्स इन्होंने कई प्रकार, मतलब कई पता है, कई जो माइंड के पास कई सारी पावर्स होती हैं जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को, दूसरे के व्यक्ति के विचारों को, प्लस ऑब्जेक्ट को, कहने का मतलब ये समझ लो ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट वाला पहले बता दो तो फिर दूसरी वाली बात बताता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला छोटा। तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस को उसको जांचने परखने की पावर होती है माइंड में। देखो आप देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो नॉलेज है, नॉलेज जब एसोसिएशन होगा ना तभी तो नॉलेज मतलब आपके ब्रेन में जाएगा, आपके ब्रेन में नॉलेज भी जाएगा जब आप एसोसिएट कर पाओगे कि आपके माइंड के जो विचार हैं और एग्जिस्टेंशियल जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में, ठीक है। तो जो एनर्जी है, जो माइंड की एनर्जी है, माइंड्स जो पावर हैं उसके लिए इनको जो थॉमस रीड है उनको जो है मनःशक्ति मनोवैज्ञानिक फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट भी कहा गया है, ठीक है। तो इन्होंने 24 जो है एक्टिव पावर्स की बात की। 24 एक्टिव पावर्स में कौन कौन सी हैं, एक दो के नाम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो यही 24 एक्टिव पावर्स प्लस और जो दूसरे प्रकार का जो पावर बताया था वो इंटेलेक्चुअल पावर्स है, और इन दोनों पावर्स की वजह से हम लोग जो है अपने दूसरे और किसी वस्तु के एग्जिस्टेंस की जाँच कर पाते हैं, उसकी परख कर पाते हैं, ठीक है। तो इनके जो एक्टिव पावर्स 24 इन्होंने बताए थे उसमें से एक दो चार का नाम नोट कर लो। जैसे हंगर यानी भूख को इन्होंने एक एक्टिव पावर्स के रूप में बताया। और सेल्फ परसिवरेशन, देखो परसिवरेशन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ परसिवरेशन यहाँ पे है, खैर उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। तो सेल्फ परसिवरेशन यानी कि आत्मदृढ़ता एक ऐसी मतलब एक्टिव पावर्स है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, आत्मसम्मान है, सेल्फ स्टीम, अनुकरण, इमिटेशन, इम्प्रेशन, ठीक है। इम्प्रेशन या कह लो इमेजिनेशन, अगर सही शब्दों में अगर बात करें तो इमेजिनेशन यानी कल्पना, ठीक है। यानी और दूसरा जो है वो है पिटी मतलब दया, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के 24 इन्होंने एक्टिव पावर्स की बात की जिसके माध्यम से हम लोग व्यक्ति के खुद के प्लस दूसरे व्यक्ति के माइंड प्रोसेसेस को समझ पाते हैं, यानी कि उनको कनेक्ट कर पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं, प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जांच या परख कर पाते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इसका एग्जिस्टेंस है एक्चुअल में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो है पहले तो इनका जो है विरोध था एसोसिएशनिज़म के प्रति, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ना मतलब एसोसिएशनिज़म के प्रति इनका झुकाव बढ़ता गया, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था वो डेविड ह्यूम के संदेहवाद सिद्धांत का किया था, इस स्केप्टिसिज्म का जो थ्योरी थी उसके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो दूसरा जो इनके जो 6 इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे परसेप्शन हो गया है, मतलब परसेप्शन कह लो या प्रत्यक्षण कह लो। दूसरा हो गया निर्णय मतलब जजमेंट हो गया, स्मृति या मेमोरी हो गई, ठीक है। धारणा इमेज हो गया, ठीक है। नैतिक सम्मान मोरल रिस्पेक्ट हो गया, और इच्छा यानी विल। तो ये छः इनके जो इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं जिनकी मदद से भी वही सेम वर्क होता है,
ठीक है, दूसरे व्यक्ति के मानसिक प्रोसेस को समझ पाते हैं, ठीक है, माइंड के प्रोसेसेस को समझ पाते हैं, प्लस अपने माइंड के प्रोसेस को समझ पाते हैं, प्लस एग्जिस्टेंशियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जांच कर पाते हैं, उनकी परख कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो है परसेप्शन के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं परसेप्शन की, ठीक है, वो क्या होती है। पहली चीज़ तो अगर परसेप्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वस्तुओं के बारे में एक सामान्य इमेज होनी चाहिए, सामान्य छवि व्यक्ति को के सामने होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कॉमन जो नॉर्मल या सिंपल या कॉमन इमेज होगी, जैसे मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर लें, जैसे बुक्स की अगर बात कर लें या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप जानते हो, तो वो एक माइंड में आपके ना जैसे नाम लोगे तो तुरंत वो एक माइंड में उसकी इमेज क्लिक कर जाएगी। तो ये इन्होंने बताया कि परसेप्शन के लिए वस्तु के बारे में सामान्य जो है धारणा होनी चाहिए व्यक्ति के पास, और प्लस जो भी जिस भी चीज़ का आप परसेप्शन कर रहे हो ना, उसका तात्कालिक अस्तित्व होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़, जैसे बुक बोला या बुक के बारे में आपका जो भी इमेज बना, ठीक है, तो वो आपके सामने एग्जैक्टली प्रेजेंट टाइम में वो उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, और प्लस में इन्होंने बताया कि भैया परसेप्शन कुछ नहीं है, सेंसेशन का एक एक्सपैंड फॉर्म है, ठीक है। और कैसे मतलब सेंसेशन परसेप्शन में कैसे चेंज होता है, इसके लिए इन्होंने बताया कि व्यक्ति के पास जो है भगवान के द्वारा कुछ विजडम दिया गया है, उस विजडम से परसेप्शन के लिए या सेंसेशन में जब हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं अपनी विजडम से, तो वो परसेप्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने बताया कि जैसे इनसे किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि सेंसेशन से परसेप्शन कैसे होता है, तो इन्होंने बताया कि परसेप्शन के लिए व्यक्ति के पास जो है गॉड गिवन कुछ विजडम होती है, और उस विजडम से क्या कर पाते हैं हम, किसी सेंसेशन को कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ गुण ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस सेंसेशन को हम लोग वो सेंसेशन परसेप्शन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के इनके विचार थे, क्या नाम है, जो थॉमस रीड हैं। अब हम लोग बात करेंगे डगलस स्टीवार्ट की। अब डगलस स्टीवार्ट ने क्या किया था कि इनके जो गुरु थे थॉमस रीड, उनकी विचारधारा को मतलब जो रिपीटेटेड जगह होती थी या रिपीटेटेड प्रोफेशंस होते थे, वहाँ जा के प्रचार किया, लॉयर्स के बीच में, ठीक है, एक्यूपेशनिस्ट के बीच में, प्रोफेशनिस्ट के बीच में जाके मतलब वही जो उनके गुरु बोलते थे उसी चीज़ को वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बुक राइट किया, और ठीक है, और इस बुक का जो है इनका 3 संस्करण आए, इसके 3 वर्जन आए, और जो फर्स्ट वर्जन था 1792 में पब्लिश हुआ था, और बुक का पहले नाम आप लोग नोट डाउन कर लें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे आप फिलोसफर्स के वो पढ़ते रहते हो ना, बुक्स वगैरह का नाम आता है तो हल्का सा रिमेंबर करना पड़ता है, ठीक है, अचानक से जैसे अब अगर बताना है तो आपको थोड़ा सा एक बार कॉन्शियस होना पड़ेगा उस बुक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमन माइंड, इसके 3 वॉल्यूम आए थे। पहला वॉल्यूम 1792 में पब्लिश हुआ, दूसरा 1814 में हुआ, तीसरा 1827 में हुआ, 1792, 1814, 1827 में ये पब्लिश हुआ। और इनका जो मेन काम था डगलस स्टीवार्ट का, ये जो पहले मैंने बता दिया कि थॉमस रीड के जो भी विचार थे उनको लोकप्रिय बनाना, या इनके द्वारा उनको लोकप्रिय बनाया गया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि जैसे उनको थॉमस रीड को फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट या मनःशक्ति मनोवैज्ञानिक कहा गया है, ठीक है। मनःशक्ति मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने माइंड्स पावर की बात की, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को या दूसरे लोगों के विचारों को या खुद के विचारों को समझ पाते हैं या एसोसिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि इनकी जो स्पीच थी ना, वो स्पीच जो है
थ्योरी ऑफ फैकल्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ फैकल्टी यानी मनाशक्ति का सिद्धांत। ये सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, मनाशक्ति का सिद्धांत किसका है। यह सिंपल सा ही मैचिंग में बहुत पूछते हैं। जैसे ये जो मैचिंग वाले हैं ना, ये तो मैचिंग में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी। ठीक है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना होगा किसी व्यक्ति को, तो पहली बात तो ये तो नॉलेज के लिए हो गया। दूसरा ये अगर एग्ज़ाम में भी आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एकेडमिक उससे भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लोग एमए वगैरह करते होंगे या फिर एमएससी वगैरह करते होंगे, तो वहाँ पे फिलॉसफी ऑफ साइकोलॉजी नाम का एक पूरा पेपर है। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत आपको क्या कह सकते हैं, हेल्प कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना एक जगह पे मिलती नहीं, अगर मिलेंगी भी तो चिटपिट मिलेंगी। इतना करेक्ट तरीके से क्या होगा, आपको एक उसमें वे में नहीं मिलेंगी, थोड़ा बहुत दिया होगा जो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आप छोटा छोटा नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद उसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। यूँ अगर ये क्वेश्चन अगर आता है या बन के आता है ना, तो आप उसको आराम से वहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट मनाशक्ति मनोवैज्ञानिक बोला गया है थॉमस रीड को, और फैकल्टी थ्योरी जो दी गई है वो दिया गया है उनके शिष्य डगलस स्टीवर्ट के द्वारा। और ये डगलस स्टीवर्ट, थॉमस रीड और प्लस अभी हम थॉमस ब्राउन की बात करेंगे, तो ये तीनों क्या हैं, स्कॉटिश एसोसिएशनिस्ट हैं। ठीक है, स्कॉटिश एसोसिएशनिज्म, इन तीनों ने अपने व्यू पॉइंट इसके माध्यम से या जो एसोसिएशन है उसके बारे में इन्होंने अपने थॉट्स को बताया। ठीक है, अब हम लोग अगर थॉमस, इसके बाद सीधा हम लोग बात करते हैं थॉमस ब्राउन की। तो थॉमस ब्राउन जो है ना, इनका कुछ भी मतलब उतना ज़्यादा ओरिजिनल नहीं है। मूलभूत रूप से इन्होंने क्या किया, अपने जो गुरु हैं उनके गुरु जो भी बोलते थे उनके विचारों का एक संकलन तैयार किया। उस संकलन को तैयार करने के बाद इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था। ठीक है, वो बुक का नाम एक बार फिर से नोट कर लो, क्योंकि बुक से यहाँ पे आएंगी बार बार। तो इनकी जो बुक थी, लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन माइंड, लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, ये इनकी बुक थी, और इस बुक में सिर्फ और सिर्फ जो है इनके जो गुरु थे उनकी विचारों का संकलन था। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका भी रहा होगा, अगर जैसे कोई बुक लिखेगा तो सारी चीज़ें उनकी नहीं हो सकती हैं। और पहले मतलब इतना प्लेजरिज्म वगैरह चेक नहीं होता था, अगर कॉपी पेस्ट कर दिया होगा तो कोई वो नहीं था। ठीक है, लेकिन वैसे भी अगर आप बुक लिखने बैठोगे ना तो कॉपी पेस्ट कितना ही करोगे, कुछ तो मतलब जैसे कुछ कॉन्सेप्ट लिखोगे तो सोचोगे समझोगे, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी वो लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन माइंड था, और प्लस इन्होंने एसोसिएशन की जगह पे वर्ड यूज किया सजेशन। ठीक है, यानी कि अगर जहाँ कहीं भी सजेशन आएगा ना तो वो आप ना उस एसोसिएशन समझना उसको। ठीक है, अब हम इनकी बात करेंगे, इन्होंने क्या बताया था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा थॉमस ब्राउन, क्योंकि ये जो है ना कोर माने गए हैं। ठीक है, जो स्कॉटिश एसोसिएशनिज्म के जो थिंकर्स है उनके जो एकदम कोर थिंकर माने गए हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई जो नेचर ऑफ माइंड कैसा होता है, या माइंड या सोल कैसा होता है, मन का स्वरूप एकात्मक यानी यूनिटरी होता है। ठीक है, नेचर ऑफ माइंड आर सोल इज़ यूनिटरी, इनका मानना था कि मन का स्वरूप एकात्मक होता है, और कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ प्राइमरी रूल्स हैं, कुछ प्राइमरी नियम हैं, प्राथमिक नियम हैं जिसके तहत व्यक्ति का माइंड वर्क करता है। ठीक है, व्यक्ति का माइंड वर्क करता है, और इसके लिए इन्होंने बताया कुछ मतलब सजेशंस या एसोसिएशन के 3 नियमों को महत्व दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और लॉ ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ कंटिग्यूटी यानी समीपता का नियम क्या बताता है, जो वस्तुएं समय और स्थान, ठीक है, जो चीज़ें समय और स्थान के संदर्भ में पास होती हैं, नज़दीक होती हैं, उनके साथ एसोसिएशन बहुत जल्दी और लॉन्ग टाइम के लिए बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली समानता, सिमिलरिटी, जो चीज़ें ज़्यादा सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, उनका एसोसिएशन ना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
यानी कि वो ईजिली क्या होगा, उनको एसोसिएट कर पाओगे आप, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ कंट्रास्ट की अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंट्रास्ट यानी कि विरोध का नियम क्या बताता है कि जो चीज़ें एक दूसरे की विरोधाभासी होती हैं वो जल्दी से एसोसिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बोले बिग तो इस्तेमाल अपने आप आ जाएगा, ठीक। कोई बोले थिन तो थिक अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कोई बोले डे तो नाइट अपने आप। तो ये क्या है, जो अपोजिट चीज़ें हैं वो एसोसिएट आसानी से हो जा रही हैं और रिमेंबरिंग भी उनकी ज़्यादा हो रही है, उनके बीच में कनेक्शन बड़ी ईजिली से बन पा रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इन्होंने कुछ जो है सजेस्टिबिलिटी यानी एसोसिएशन को समझने के लिए सेकेंडरी रूल्स भी बताए थे। उसमें से सेंसेशन का ड्यूरेशन कितना है, वो रिलेटिव लिवलीनेस, ठीक है, या ये रिलेटिव लिवलीनेस को बताया यानी कि सापेक्ष सजीवता के बारे में बताया, ठीक है। ये एक नियम है जिससे हम लोग एसोसिएशन या सजेस्टिबिलिटी को समझ सकते हैं। प्लस जो अन्य झुकाव हैं या सजेस्टिबिलिटी के साथ होने, मतलब तीसरा वाला जो इन्होंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई सजेशन है वो दूसरे सजेशन के साथ किस तरह से कितनी बार कितनी फ्रिक्वेंसी में के साथ अकर हो रहा है, कितनी बार आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए दो झुकाव या सजेशंस हैं, एसोसिएशन होने वाले दो चीज़ें हैं, तो उन दोनों चीज़ों के बीच में जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कुल मिला के लॉ फ्रिक्वेंसी को भी इन्होंने सपोर्ट किया था एट लास्ट में, ठीक है। यानी कि दो चीज़ें जो एक साथ आती हैं उनके बीच में टाइम और ये समय का गैप नहीं होता है ज़्यादा, तो क्या होता है उनको ईजिली एसोसिएट कर पाते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ टेम्परामेंट को भी इम्पॉर्टेंट माना कि पर्सन का टेम्परामेंट भी जो है सजेस्टिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या वो कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है या एसोसिएशन बनाने में मदद कर सकता है किन्हीं दो विचारों के, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। और हालांकि अगर ओवरऑल इनका व्यू और पॉइंट या विचारधारा देखी जाए तो इन्होंने काफ़ी हद तक जो ब्रिटिश एसोसिएशनिज़्म था उसको सपोर्ट किया था, प्लस साथ में इन्होंने अपना भी कुछ विचारधारा दिया था, ठीक है। उसमें हम लोग बात करेंगे इन्होंने जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या थी। इन्होंने बताया कि मानसिक क्रियाएं संवेदी अनुभूतियों का मात्र योग नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब जो या ऐसे कह लो कि जो संवेदी अनुभूतियां हैं उनका सम ऑफ जो है मानसिक क्रियाएं हैं उसका योग नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई भी मानसिक प्रक्रिया है वो सेंसेशन की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका योग नहीं है मात्र, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि एक 5 सेंसेस थे, 5 सेंसेस के अलावा इन्होंने एक सेंस और जोड़ा था, मसल सेंस, मांसपेशी सेंस एक और ऐड किया था, ठीक है। मांसपेशीय संवेदना को इन्होंने और ऐड किया था। हालांकि जो सेंसेशन के बारे में है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है अगर उसके अस्तित्व पर नज़र डालेंगे तो आप 5 ही प्रकार से उसकी जो नॉलेज है गेन कर सकते हैं। यानी कि आपके 5 सेंसेस के माध्यम से कोई रियल ऑब्जेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये जो इस 5 सेंसेस वाला थॉट्स है उसके बारे में बर्केली और ह्यूम ने जो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने जो भी उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। उस अध्ययन के बाद आधार पे इन लोगों ने इन 5 सेंसेस के बारे में बताया था कि किस तरह से रियल ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में इन्होंने जो है मांसपेशीय सेंसेशन या संवेदना को जोड़ा, जिसको आज के समय में गतिबोधक सेंस या ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, ठीक है। गतिबोधक ज्ञानेंद्रिय या गतिबोधक संवेदना काइनेस्थेटिक सेंसेशन या काइनेस्थेटिक को आप कह सकते हो गतिबोधक सेंस या संवेदना, ठीक है। ये ओवरऑल आपका हो गया स्कॉटिश एसोसिएशनिज़्म के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप आराम से जो है क्वेरी कर सकते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जितना भी मैंने बताया है इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे, वहाँ से जाके आप फिर से पढ़ सकते हो। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़े थोड़े नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको रिपीट करके देख लेना है। और जो लोग अभी साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक, ताकि वो जो कोर पॉइंट हैं या फिर जो थिंकर्स हैं साइकोलॉजी के, या को ये मान के चलो जो
पोइनियर जो विचारधारा वाले पर्सन्स थे साइकोलॉजी के बारे में, जो अपनी विचार रखते थे, उनके बारे में वो समझ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।